हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 के क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कर रहे थे, जो कि हमारे वनडे एग्जाम SI, रेलवे, कांस्टेबल, पटवारी और जहां पर भी साइंस, मैनेजमेंट या फिर हिंदी आती है या जनरल नॉलेज आता है तो वहां पर ये क्वेश्चन जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है हमारा GS से। पहला क्वेश्चन क्या है? वनस्पति इकाइयों के विभाजन के दौरान कोशिकांग जो कि दो भागों में विभाजित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो कोई भी वनस्पति कोशिका है, मतलब दो प्रकार की कोशिका होती है, एक जनितु कोशिका होती है, एक पादप कोशिका होती है। जो पादप कोशिका या फिर वनस्पति कोशिका है, जब वो विभाजित होती है तो कौन सी ऐसी कोशिकांग है जो कि विभाजित हो जाता है? तो वो होता है हमारा केंद्रक, जिसको हमारे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। या फिर हमारे कोशिका को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक को करता है, मतलब केंद्रक कोशिका को नियंत्रित करता है। मेंढक में कायांतरण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो मेंढकों के कायांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, मतलब अपनी काया चेंज कर लेता है ना। तो काया को चेंज करने वाला जो हॉर्मोन्स है वो है थायरोक्सिन। कौन सा है? थायरोक्सिन है, जो कि मेंढकों के कायांतरण कर सकता है। भैया यहाँ थाली में रखो, वो भैया वहां से उठकर चुप से चला जाएगा, तो क्या होता है? थायरोक्सिन। भैया थोड़ा रुको, थाली में रखो और वो चेंज कर लेगा, अपनी काया चेंज कर लेगा। थायरोक्सिन क्या करता है? उसकी काया चेंज को कर देता है। अगर एक वस्तु F सेकेंड समय में D मीटर दूरी तय करती है तो उसका वेग या फिर S क्या होता है? तो वेग बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम, कि कितनी दूरी कितने टाइम में चली गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। तो S इज इक्वल टू D/T। पहला सही है। पौधों में से प्राप्त फाइबर क्या होता है? तो हमें जो पौधे से प्राप्त होने वाला फाइबर कौन सा है? तो ऊन हमें पौधे से तो मिलता नहीं है, तो हमें भेड़ बकरी वगैरह से मिलता है, तो ये तो गलत हो गया। नारियल का जूट हो गया। जूट और जो रुई होती है वो हमें पौधों से प्राप्त होने वाला फाइबर है। निम्नलिखित में से कौन सा जरायुज पशु का एक उदाहरण है? तो जरायुज मतलब बिबियोपोरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो ये होते हैं हमारे जय कंगारू। कंगारू क्या है? एक जरायुज पशु है। एक कक्षा में नलिन को एक बेंच ढकेलने को कहा जाता है, जबकि राम को दुगनी बेंच को ढकेलने को कहा जाता है। अधिक बल कौन लगा रहा है? तो यदि नितिन एक बेंच को ढकेल रहा है और जो राम है वो दुगनी बेंच को ढकेल रहा है, तो राम ज्यादा बल लगा रहा है, राम अधिक बल का प्रयोग कर रहा है और अधिक बल को लगा रहा है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण है, जो कि किसके कारण उत्पन्न होता है? इंद्रधनुष किसके कारण उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रम का उदाहरण मानते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो परिक्षेपित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है। डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है, इसमें प्रकाश जाता है और परिक्षेपित हो जाता है और इंद्रधनुष के 7 रंगों में टूट जाता है। संपूर्ण ढलान के मतलब संपूर्ण दहन के दौरान गैस स्टोव बर्नर से उत्पन्न होने वाली जो लौ होती है कौन सा रंग दिखाती है? यदि संपूर्ण दहन हो गया है, मतलब कोई भी अपशिष्ट या फिर कुछ बचा नहीं है, तो उसमें कौन सी लौ जलेगी? तो हमारी नीली लौ जलती है। यदि पूरा अपघटन हो रहा है तो नीली जलती है, लेकिन आधा आधा अधूरा होता है तो रेड जलती है, जो कि हमारी आपने मोस्टली आग वगैरह जलाते हैं तो रेड कलर की जलती है, लेकिन जब हम गैस जलाते हैं तो वो ब्लू कलर की होती है, क्योंकि गैस में अपशिष्ट पदार्थ नहीं निकलते और गैस के आजू बाजू काला भी नहीं होता। लेकिन हमारी जो नॉर्मल आग होती है, कचरे वगैरह की, लकड़ी वगैरह की, उसमें बर्तन काले हो जाते हैं, मतलब अपशिष्ट पदार्थ निकलता है ब्लैक कलर का। किट रोग एक फफूंदी बीमारी होती है, जो कि किसमें होती है? तो जो किट बीमारी होती है तो हमारे गेहूं में किट बीमारी होती है, जो कि किसके कारण होती है? फफूंद के कारण होती है। अब हमने गेहूं खरीदा, उसमें रख दिया हमने, मतलब डब्बे वगैरह में रख दिया उसमें, लेकिन कुछ फफूंद आ गए तो उसने क्या किया? उसको काट काट के खा लिया। तो किट रोग किसमें होता है? फफूंद के कारण होता है और हमारे गेहूं को प्रभावित करता है। विद्युत के जो बल्ब होते हैं उसमें तंतु का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम गैर प्रतिक्रियाशील गैस का प्रयोग करते हैं। तो ये कौन सी गैस होती है? तो बिजली का बल्ब है, उसमें हमने तंतु लगा दिया, यदि वो मतलब प्रतिक्रिया करेगा उसके साथ तो उसको खराब कर देगा तंतु को, लेकिन हम कौन सी गैस प्रयोग करते हैं? उसमें गैर प्रतिक्रियाशील गैस का प्रयोग करते हैं, जो कि हमारी होती है आर्गन। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? आर्गन का प्रयोग करते हैं। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा का मापन क्या कहलाता है? तो वायुमंडल में जितनी भी जल वाष्प है हम उसको कैसे मापते हैं? वो होती है हमारी आर्द्रता। कौन सी एक दी गई वस्तु साइकिल के हैंडल वायरों के
विद्युत लेपन के लिए प्रयोग की जाती है जो उसे चमकदार रंगत देती है और संरक्षण से मतलब संचरण से बचाती है। तो ऐसी कौन सी विद्युत लेपन विधि होती है जिसके कारण जो हमारी साइकिल के हैंडल वगैरह होते हैं उनको लेपन किया जाता है, चमकदार बनाया जाता है और संरक्षण से उनको बचाती है? तो वो होती है हमारी क्रोमियम की कोटिंग की जाती है। उसमें किसकी की जाती है? क्रोमियम की जाती है। गलत कथन को पहचानना है। बल्ब को केवल स्विच बंद करने के बाद ही बदलें। जो बल्ब होते हैं उसको स्विच बंद करने के बाद ही बदलें। तो ये तो भैया हमारा सही है। किसी भी मरम्मत से पहले उपकरण को प्लग में लगाएं। नहीं भैया, ये तो गलत ही है। यदि हम मरम्मत करेंगे, किसी वस्तु को ठीक कर रहे हैं और प्लग में लगाएंगे तो हम करंट से उड़ नहीं जाएंगे? तो बिल्कुल भी नहीं करना। पहले हम प्लग को हटाते हैं फिर किसी चीज को ठीक करते हैं। तो ये गलत है। हमारा दूसरा आंसर होगा इसका आंसर, है ना। जब हाथ गीले हो तो कभी भी जो बिजली के उपकरण होते हैं उनको नहीं छूना चाहिए, क्योंकि एक बार मुझे करंट लग चुका है। तो कभी भी बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए। किसी भी मरम्मत से पहले उपकरण को प्लग से निकाल लेना चाहिए। तो ये सही है। इसमें से हमें गलत चुनना था, तो गलत कौन सा था कि मरम्मत से पहले प्लग को स्विच में लगाएं, तो ये गलत था। लेकिन क्या क्या सही थे? तो विद्युत के बल्ब को निकालना है तो स्विच बंद कर दो पहले, गीले हाथों से उपकरण को मत छुओ, बिजली के उपकरणों को, और मरम्मत से पहले उसके जो प्लग होते हैं वो हटा दो। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, मतलब भौतिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं है? तो कागज का मसलना, हमने उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो ये तो हमारा फिजिकल परिवर्तन है। कागज का मुड़ना, कागज का फटना, ये फिजिकल या फिर जो हमारे भौतिक परिवर्तन वो आते हैं। लेकिन कागज का जलना ये हमारा फिजिकल रिएक्शन नहीं है, फिजिकल चेंज नहीं है, है ना। वो जल गया, पूरा खत्म। कपास एक बहुलक होता है जो बड़ी संख्या में ग्लूकोज एकांक के मिलने से बनता है। इन्हें क्या कहा जाता है? तो जो हमारा बहुलक होता है, क्या कपास एक बहुलक है। बहुलक को क्या कहा जाता है? पॉलीमर्स कहा जाता है। जो कि बड़ी संख्या में जो ग्लूकोज एकांक होते हैं उनके मिलने से बनता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल्यूलोज कहा जाता है। सेल्यूलोज हमारी बॉडी नहीं पचा पाती। पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो पॉलीमर पाया जाता है वो कौन सा होता है? सेल्यूलोज होता है। टिड्डे के द्वारा तेज आवाज निकाली जाती है। तो ये क्यों निकालता है? जो हमारे टिड्डा होता है वो अपने पिछले पैरों को अपने पंखों के विपरीत रगड़ता है, तो इससे जो आवाज आती है, ऐसी आवाज आती है ना, वो क्यों आती है? क्योंकि जो अपना टिड्डा होता है वो अपने पीछे के पैरों को पंखों पर रगड़ता है। सतीश की गाड़ी टूट गई है और वह कड़कड़ाती बिजली और आंधी तूफान में फंस गया है। उसे गाड़ी से थोड़ी दूर पर एक पुल, एक बिल्डिंग और एक पेड़ दिखाई दे रहा है। उसे सुरक्षित कहाँ जाना चाहिए? मतलब वो उसको कहाँ होगा, मतलब उसकी गाड़ी टूट गई है, बिजली कड़क रही है, आंधी तूफान आ रहा है, लेकिन उसको इस समय कहाँ जाना चाहिए? उसको 3 जगहें दिख रही हैं, एक पुल, एक बिल्डिंग और एक पेड़। तो उसको जाना चाहिए अपनी गाड़ी के भीतर। वो गाड़ी के भीतर ही जाकर बैठ जाए, क्योंकि यदि बिजली गिरेगी तो जो उसका गाड़ी है वो एक खोखली बॉक्स की तरह बिहेव करेगी और उसको बचा लेगी। यदि हम बिल्डिंग में जाएंगे, भूकंप आ गया या फिर आंधी तूफान आ गया तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी, पुल गिर सकता है, पेड़ पर बिजली गिर सकती है। तो हमें इन तीनों जगह को नहीं चुनना है। कहाँ जाना है? गाड़ी के भीतर ही जाके बैठ जाना है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है हमारी यकृत ग्रंथि। और सबसे छोटी कौन सी होती है? सबसे छोटी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। कसकुटा किसका उदाहरण है? जो किसकुटा है वो किसका उदाहरण है? वो है एक परजीवी। कसकुटा को क्या अमरवेल कहा जाता है? हमारे गांव वगैरह में क्या कहते हैं उसको? अमरवेल कहते हैं। वो किसी पेड़ पर चली जाती है तो उसका पूरा पोषण ले लेके वो जीवन यापन करती रहती है। उसको क्या कहा जाता है? परजीवी कहा जाता है, जो कि दूसरों के ऊपर जीवन यापन करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को किसमें डुबाकर रोगाणु रहित बनाया जाता है? जो हमारे थर्मामीटर वगैरह होते हैं वो इतने सारे मरीजों के लिए यूज आते हैं, इतने सारे पेशेंट पर यूज किए जाते हैं, तो वो रोगाणु हो जाएंगे उनमें। लेकिन हमें यदि उसको रोगाणु रहित करना है तो हम क्या करेंगे? उसको अल्कोहल से वॉश कर देंगे। पीसीआरए का निर्माण भारत सरकार द्वारा 1977 में ऊर्जा क्षमता और संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें पीसीआरए का फुल फॉर्म क्या है? तो पीसीआरए की स्थापना कब की गई थी? 1977 में की गई थी और इसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। पेट्रोलियम को कंजर्वेशन करना है, उनकी रिसर्च करनी है, और एसोसिएशन है वो रिसर्च करने का एसोसिएशन है, तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई के लिए एक विधि है? तो सिंचाई की विधि कौन सी होती है? खतीका। खतीका क्या है? हमारी सिंचाई की एक विधि है, खतीका।
हमारे खेत में डालना है पानी, तो उसमें हम बता देंगे खत्ती का, लो भैया डालो पानी खत्ती का। पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल होता है जबकि चंद्रमा पर नहीं होता, ऐसा प्रायः किसके अभाव के वजह से होता है? तो हमारी पृथ्वी के चारों ओर तो एक वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है वो बहुत कम है, तो इससे वो अपनी जो गैस वगैरह होती हैं उनको बांध के नहीं, पकड़ के नहीं रख पाता और वो बाहर चली जाती हैं। उसके पास खुद का गुरुत्वाकर्षण बल कम है। अपक्षय किसकी प्रक्रिया को दर्शाता है? जो हमारा अपक्षय है वो क्या दर्शाता है? वो मिट्टी जो होती है उसकी संरचना को दर्शाता है, या फिर रचना, मिट्टी कैसे बनेगी, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, तो वो कौन दर्शाता है? अपक्षय दर्शाता है। वातावरण की परिस्थितियों से बचाने के लिए हर साल एक विशेष समय के दौरान दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो वातावरण की परिस्थितियों से बचने के लिए, मतलब कभी जैसे कि कुछ जीव होते हैं वो ठंड में रहते हैं, कुछ गर्मी में रहना पसंद करते हैं, कुछ मतलब दोनों बसंत टाइम के मौसम में रहना पसंद करते हैं कि ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, तो वो अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं कि जैसे उनके यहाँ पर गर्मी आ गई तो वो ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे, उनके यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा आ गई तो वो गर्म प्रदेशों की साइड चले जाते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है प्रवासी पक्षी। इसके साथ हम साइंस को फिर से करेंगे रिवाइज और अपने क्वेश्चंस को कर लेंगे अच्छे से याद। तो पहला क्वेश्चन क्या था? वनस्पति जो कोशिकाएं होती हैं वो विभाजन होने के टाइम उनमें ऐसा क्या होता है जो दो भागों में टूट जाता है? तो दो भागों में टूटता है उनका केंद्रक। मेंढकों में जो कायांतरण होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है हार्मोन्स थायरॉक्सिन होता है। क्या होता है? थायरॉक्सिन, क्योंकि हमने मेंढक को कहाँ रखा था? थाली में रखा था और उसकी काया चेंज हो गई थी, थायरॉक्सिन। अगर एक वस्तु f सेकेंड में d मीटर की दूरी चलती है तो उसका वेग अर्थात s क्या होगा? तो वेग बराबर होता है कितनी दूरी चली गई है कितने समय में, तो s इज इक्वल टू d/t। पौधे में जो प्राप्त फाइबर होता है वो क्या होता है? तो पौधे से हमें क्या मिलता है? कपास मिलता है, जूट मिलता है, और जो नारियल के जट्टे होते हैं वो भी हम पेड़ों से ही प्राप्त करते हैं, जो कि एक फाइबर का टाइप है। निम्नलिखित में कौन सा जरायु पशु है? तो जरायु पशु है जो हमारा कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब यदि नितिन एक बेंच को ढकेल रहा है क्लास में और जो राम है वो दो बेंच को ढकेल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा बल का प्रयोग कौन कर रहा है? तो बल का प्रयोग सबसे ज्यादा कर रहा है राम, क्योंकि वो अपने बल के साथ एक वस्तु को दो वस्तुओं को ढकेल रहा है। इंद्रधनुष स्पेक्ट्रम की तरह कार्य करता है, लेकिन ऐसा क्यों करता है? तो या फिर क्यों उसको स्पेक्ट्रम का उदाहरण माना जाता है? तो जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश वातावरण में आता है तो उसे मॉइस्चर होता है, क्योंकि इंद्रधनुष अभी तो गर्मियों में तो बनता नहीं है, ठंड में भी नहीं बनता। कब बनता है? बरसात के मौसम में बनता है ना इंद्रधनुष, जब मतलब मौसम खुल जाता है पानी गिरने के बाद तो थोड़ा सा मॉइस्चर रहता है एनवायरनमेंट में, तब इंद्रधनुष बनता है। तो प्रकाश होता है वो वायुमंडल के मॉइस्चर के साथ क्रिया करके परिक्षेपण कर देता है, तो प्रकाश का परिक्षेपण हो जाता है और 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। एक दहन के दौरान यदि हमारा संपूर्ण दहन हो गया है तो हमें किस कलर की लौ दिखाई देगी? तो संपूर्ण दहन के बाद हमें दिखती है ब्लू कलर की लौ। किट रोग किस में होता है? तो हमने किट कहाँ रखी थी? गेहूं के अंदर रखी थी और उसमें लग गए थे फफूंद, तो किट रोग फफूंद के कारण होता है और गेहूं में होता है। यदि जो बिजली के बल्ब होते हैं उनके तंतु को बचाने के लिए, उनको संरक्षित रखने के लिए, ऑक्सीकरण से रोकने के लिए हम कौन सी गैर प्रतिक्रियाशील गैस का प्रयोग करते हैं? तो हम करते हैं आर्गन का प्रयोग। आर्गन का प्रयोग उसमें किया जाता है। वायुमंडल में जल बाष्प को मापना है तो हम कैसे मापेंगे? उसकी मात्रा क्या कहलाती है? तो वायुमंडल में जो जल बाष्प की मात्रा होती है उसे कहा जाता है आर्द्रता। कौन सी, मतलब एक हमारी साइकिल है उसके जो क्या होते हैं? हैंडल होते हैं। हैंडल में जो वायरों में जो विद्युत लेपन, मतलब जो उसके वायर होते हैं उनमें क्या किया जाता है? विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि वो चमकदार दिखें और उनका संचरण ना हो। तो उसमें हम करते हैं क्रोमियम का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं? क्रोमियम का प्रयोग करते हैं उसको चमकदार बनाने के लिए, एकदम ऐसा लगता है कैमरे से फोटो खींच लो, तो क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। हमें इसमें से गलत कथन को बताना है, तो जब हम अपने बल्ब को चेंज करें तो हमें क्या करना चाहिए? जो प्लग है उसका बंद कर देना चाहिए, तो ये तो सही है। दूसरा क्या था कि हमारी मरम्मत करने से पहले प्लग को, उपकरण के प्लग को लगाना चाहिए, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है, तो ए वाला इसका सही आंसर होगा। तीसरा क्या था? गीले हाथों से बिजली के उपकरणों को छूना चाहिए, नहीं, कभी नहीं छूना चाहिए। और मरम्मत करते समय और जो उपकरण के प्लग हैं वो पहले निकाल देने चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? एक स्टेज से दूसरे स्टेज में चेंज हो जाती है। अब वो किसी भी स्टेज में चेंज हो सकती है, तो हमने कागज को मोड़ दिया, फाड़ दिया या फिर पटक दिया, मसल दिया, ये सब क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं। लेकिन हमारे कागज का जलना यह रासायनिक चेंज होता है। कपास एक बहुलक होता है और यह बहुसंख्यक कोशिकाओं, मतलब ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सेल्यूलोज। टिड्डे
से जो तेज आवाज आती है उसको क्या कैसे आती है या क्यों आती है, तो जो हमारे जो टिड्डा होता है वो क्या करता है, अपने पीछे वाले जो पैर होते हैं उनको पंख में रगड़ता है, तो इतनी तेज आवाज आती है। सतीश एक की गाड़ी टूट गई है, तेज तूफान आंधी आ रहा है, बिजली भी गिर रही है, तो उसको कहाँ जाना चाहिए? उसको तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है, एक पुल दिखाई दे रहा है और एक पेड़ दिखाई दे रहा है, तो उसे कहाँ जाना चाहिए? कहीं मत जाओ भैया, अपनी गाड़ी के अंदर बैठो, भली खराब है तो अपनी गाड़ी में ही बैठना चाहिए। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कुस्कुटा किसका उदाहरण है? तो कुस्कुटा एक परजीवी का उदाहरण है। जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है उसके लिए हम मतलब रोगाणु रहित या फिर सैनिटाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम स्टरलाइज करना है तो हम कैसे करेंगे? अल्कोहल से करते हैं। 1977 में भारत सरकार के द्वारा ऊर्जा क्षमता को बनाए रखने के लिए और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की गई थी? PCRA की स्थापना की गई थी। इसको फुल फॉर्म क्या है? तो पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। सिंचाई की कौन सी विधि होती है? तो सिंचाई हमारे खेतों में होती है, तो इसके लिए कहा जाता है खती का। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल पाया जाता है, लेकिन चंद्रमा के पास तो वायुमंडल है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि चंद्र के पास गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है या फिर प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है? जो हमारा अपक्षय होता है तो बड़े मिट्टी को, बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, अपक्षय हो गया। तो ये क्या बना रहा है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा तो मिट्टी के कण बन जाएंगे ना, तो मिट्टी के निर्माण को बताता है या फिर मिट्टी की रचना को बताता है। वातावरण में परिस्थितियों से बचने के लिए जो कुछ पक्षी होते हैं एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवासी पक्षी कहा जाता है। अब आती है हमारी हिंदी। चलो, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम है, सबके नाम है तो छी, सबके नाम है तो 6 सर्वनाम के भेद होते हैं। चांदी का जूता मारना किस मुहावरे का अर्थ है? तो हमारे चांदी का जूता मारना मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना। निश्चल शब्द में कौन सी संधि विग्रह होगी? तो निह प्लस चल तो हो जाएगा निश्चल। क्या हो जाएगा? निश्चल। और इसमें विसर्ग संधि होगी। थोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति क्या होती है? जो कि एक जगह पर मतलब कुछ सीमित क्षेत्र में फेमस होती है, उसे लोकोक्ति कहा जाता है। तो थोता चना बाजे घना, इसमें हमारा अर्थ क्या होगा? तो जो अयोग्य व्यक्ति होता है वह अपनी प्रशंसा किया करता है, जो अयोग्य व्यक्ति होता है वो ज्यादा वाहवाही चाहता है। तत्एव का संधि विकसित क्या हो? तत् प्लस एव, क्या हो गया? तत्एव। निम्नलिखित में से अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगूठा दिखाने का मुहावरे का अर्थ है भैया मौके पर धोखा देना। लेकिन आजकल तो ये फेसबुक में बहुत कॉमन है, लाइक बताते हैं। अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? लाइक करना, है ना। लेकिन इसका सही अर्थ क्या होता है हमारी हिंदी में भैया? मौके पर धोखा दे जाना। शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो हमारी ऊष्मा शुद्ध वर्तनी होगी। ऊषा ऐसे लिखा जाता है ना, नॉर्मल ऊषा आता है, तो ऊष्मा कौन सी है? शुद्ध वर्तनी है। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, इसमें हमें संज्ञा बतानी है। कौन सी संज्ञा? उड़ान में कौन सी संज्ञा है? तो ये है भैया हमारी भाववाचक संज्ञा। पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, इसमें क्या है? कौन सी संज्ञा दी गई है? तो भाववाचक संज्ञा दी गई है, क्योंकि वो भाव दिख रहा है उसमें। संभवतः आज वर्षा हो जाए, इसमें कौन सा वाक्य का भेद है? तो इसमें क्या है भैया? संदेह है, संदेहवाचक वाक्य है ये। एक का पर्यायवाची क्या होगा? तो एक का पर्यायवाची होगा एकता। एक का क्या होता है? एकता। अन्विति का दृष्टि में शुद्ध वाक्य क्या होगा? अन्विति का दृष्टि से शुद्ध वाक्य क्या होगा? राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, राष्ट्रपति आज यहाँ पधारेंगे, ये क्या है भैया? हमारी अन्विति दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। एक क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है जिसका होता है अजानू का उपसर्ग क्या है? तो आ लगाया है ना, लेकिन नॉर्मल आ होगा। आ प्लस जानू, अजानू। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहा जाता है? जो आंखों के सामने ना हो उसे कहा जाता है परोक्ष। इस प्रकार के प्रतिवेदन में किसी संस्थान, सभा या बैठक इत्यादि का विवरण दिया जाता है। तो किस प्रकार के प्रतिवेदन में संस्था, सभा एवं बैठक का विवरण दिया जाता है उसे कहा जाता है संगठनात्मक प्रतिवेदन। संगठनात्मक प्रतिवेदन उसको कहा जाता है। परार्थ का उपसर्ग कौन सा होगा? उपसर्ग मतलब ये है शब्दांश होते हैं जो कि हमारे किसी शब्द के आगे लगते हैं। तो परा प्रर्थ अर्थ तो हो जाएगा परार्थ।
वाक्य के दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो हमारे वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक क्या होता है? विधेय होता है। तो वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उसका उद्देश्य होता है, वाक्य जब हम बोलते हैं तो कुछ उद्देश्य से बोलते हैं, और उसका विधेय भी कुछ अलग होता है, तो विधेय होता है। किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का तैयार किया गया विवरण क्या कहलाता है? तो किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली इत्यादि का जो विवरण होता है वो हमने तैयार किया, तो उसे क्या कहा जाता है? विवरणात्मक प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन उसको कहा जाता है। निर्लोभ का संधि विक्षेप क्या होगा? तो निर्लोभ का होगा निह प्लस लोभ, तो निर्लोभ। पंडितानी का प्रत्यय क्या होगा? तो पंडित प्लस आनी, तो हो जाएगा पंडितानी। आग शब्द में सही रूप को चुनना है। आग का सही रूप क्या होगा? तो आग का होता है अग्नि। नेक्स्ट है आस्थावादी मानव की प्रारंभ से ही धारणा रही है कि ईश्वर की कृपा से ही संसार चलता है। मनुष्य का सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, उत्थान पतन आदि सभी कुछ ईश्वर द्वारा संचालित होता है। इस भाव पल्लवन का पर आधारित सुक्ति को चुनना है। तो इसमें कौन सी प्रकार की सुक्ति है? तो ये है भैया ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। महान का विलोम बताना है। तो महान का विलोम क्या होगा? शूद्र होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है। शुद्ध में हमें कौन सी बतानी है? तो उन्नति, ये है हमारी छोटी ती ई की मात्रा आती है उन्नति में। आपकी परीक्षा अच्छी हो, इस अर्थ में कौन सा भाव दिख रहा है? तो भैया हम अपनी इच्छा विकट कर रहे हैं, तो इच्छावाचक भाव है, इसलिए कैंसिल कर दिया गया था। आ और आहा, अम और आहा का संबंध किससे है? तो ये दंत से है, तो ये गलत है, कैंसिल कर दिया। अब हमारी मैथ आती है, इससे पहले हम करेंगे हिंदी को रिवाइज। देखिए हिंदी का पहला क्या था कि जो सर्वनाम है उसके कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। चांदी का जूता मारना कस के, तो इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? मुहावरे का अर्थ क्या है इसका? है घूस देना। निश्चल में कौन सी संधि है? तो निश्चल में है विसर्ग संधि, और इसका विक्षय कैसे बनेगा? निह प्लस चल, तो निश्चल हो जाएगा। तोता चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जो छोटे लोग होते हैं या फिर जो कम बुद्धिमान लोग होते हैं या फिर जो अयोग्य व्यक्ति होते हैं वो अपनी अधिक प्रशंसा करते हैं। ततेव का संधि विग्रह क्या होगा? तो तत् प्लस एव, ततेव होता है। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मतलब हमें मौके पर धोखा दे देना। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो ऊष्मा, इसमें शुद्ध वर्तनी दी गई है। जो पक्षी ऊंची उड़ान उड़ रहे हैं, इसमें कौन सा भाव दिख रहा है? तो इसमें हमें दिख रहा है उसका भाववाचक संज्ञा। संभवतः आज वर्षा हो, इसमें कौन सा भेद दिया गया है वाक्य का? तो इसमें दिया गया है कि संदेहवाचक भेद। एतेग का पर्यायवाची क्या होगा? तो एतेग का पर्यायवाची होगा एकता। अवनति की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो राष्ट्रपति आज यहाँ आएंगे। जो आंखों के सामने ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष, लेकिन जो आंखों के सामने ना हो उसे कहा जाता है परोक्ष। किसी प्रतिवेदन में किसी संस्था, सभा या फिर बैठक का विवरण दिया जा रहा है तो उसे कहा जाता है संगठनात्मक विवरण। परार्थ में उपसर्ग कौन सा होगा? तो परार्थ में होगा परा प्लस अर्थ, तो हो जाएगा परार्थ। वाक्य के दो घटक कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के दो घटक होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। यदि किसी में विवरण में मेले, यात्रा या पिकनिक या सभा, रैली का विवरण दिया गया है तो ये कौन सा विवरण होता है? तो किसी मेले, यात्रा, पिकनिक, सभा, रैली का विवरण दिया गया है तो ये होता है विवरणात्मक प्रतिवेदन। निर्लोभ में कौन सी संधि है? तो निह प्लस लोभ, तो निर्लोभ। पंडितानी प्रत्यक्ष में क्या दिख रहा है? तो इसमें प्रत्यय है पंडितानी में, पंडित प्लस आनी, तो आनी प्रत्यय है। आग का सही शुद्ध रूप क्या है? तो आग को कहा जाता है अग्नि। आस्थावादी मानव की प्रारंभ से ही धारण रही है कि ईश्वर की कृपा से ही मतलब जो संसार है वो चलता है। संसार का सुख दुख, यश अपयश, हानि लाभ, उत्थान पतन आदि सभी कुछ ईश्वर द्वारा ही संचालित होता है। इस भाव पल्लवन के द्वारा आधारित जो सुक्ति होती है उसको चुनना है। तो हमारे जो भगवान हैं वो क्या करते हैं? भगवान ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। महान का विलोम क्या होगा? तो महान का विलोम होता है शूद्र। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो हमें इसमें क्या दिख रही है? उन्नति शुद्ध दिख रहा है। आपकी परीक्षा अच्छी हो, ये हम आशा करते हैं, मतलब हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो इच्छावाचक सर्वनाम। आ और आ में कौन सा बोला जाता है? तो ये इनने गलत दिया।
हिंदी कंप्लीट होगी। अब हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हिंडोला महल कहाँ पर है। तो हिंडोला महल मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। कहाँ पर है हिंडोला महल, असरफी महल, दाई का महल, रानी रूपमती का महल, ये सब कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे हमारे रविशंकर शुक्ल। कौन से थे? रविशंकर शुक्ल। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का 5वां राज्य है, सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश राज्य है। होशंगाबाद 2 राज्य अर्थात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की कैपिटल था, जो मतलब है। तो हैदराबाद किन किन राज्यों की कैपिटल था? तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। निम्नलिखित में से किस राज्य में नया रायपुर स्थित है? तो नया रायपुर स्थित है हमारे छत्तीसगढ़ में। पुराना रायपुर और नया रायपुर दोनों ही छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। गांधी सागर बांध की नींव का पत्थर किसके द्वारा रखा गया? तो जो गांधी सागर बांध है उनका नींव का पत्थर रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और गांधी सागर जो बांध है वो हमारी चंबल नदी में बनाया गया है। चंबल नदी पे 3 बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, राणा प्रताप, गांधी सागर और जवाहरलाल नेहरू है ना, जवाहर सागर, 3 चल रहे हैं, गांधी, जवाहर और राणा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो मतलब कितनी क्षेत्रफल वन है? तो हमारे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में 30.72% वन क्षेत्र पाया जाता है। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो जो स्वामी विवेकानंद हैं वो थे हमारे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी कल्पना चावला। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मतलब पूरे भारत में 2 प्रकार की ज्वालामुखी हैं। तो एक का नाम है नारकोडम और एक है वैरन। लेकिन जो इनने पूछा है सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, तो वैरन ज्वालामुखी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। नाथूराम प्रेमी एक कवि, एक डैश के क्षेत्र में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। जो नाथूराम हैं वो एक प्रेमी, एक कवि थे और क्या थे? एक जैन धर्म के क्षेत्र में बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे नाथूराम। आपने वो वाले डायलॉग सुना है, मूछें हो तो नाथूराम जैसी हूँ? तो भैया वो अपनी मूछों को दे दे मतलब ताव दे दे के अपने प्रेम की कहानियां लिखते थे और अपना ज्ञान झाड़ते थे, जो कि किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित थे। दोनों भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? तो हमारे दोनों भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी पहाड़ियों में से एक है, तो ये है जैंतिया, जो कि क्या है? सबसे लंबी है और सबसे गहरी गुफाएं हैं। दोनों भारत की सबसे लंबी और गहरी गुफाएं पहाड़ियां हैं, तो वो है जैंतिया। किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सैन्य दल है? तो सबसे बड़ा सैन्य दल किसके पास है? तो ये है चीन के पास। कोयना जल विद्युत परियोजना कहाँ पर बनाई गई है? तो जो कोयना जल विद्युत परियोजना है वो कोयना नदी पे है और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है। संगमरमर की चट्टानें किस नदी के तट पर मिलती हैं? तो संगमरमर की चट्टानें हमारे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर मिलती है, जिसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है हमारे जबलपुर में, जिसको न्यायिक राजधानी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति नहीं है? तो कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति कौन कौन सी आती हैं? तो हमारी मुत्तुस्वामी दीक्षित, त्यागराज और श्यामा शास्त्री, ये 3 क्या है? हमारी कर्नाटक की संगीत की त्रिमूर्तियां हैं। लेकिन स्वाति तिरुनल हमारी कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति नहीं है। तो त्रिमूर्ति हम कैसे बनाएंगे? पहले उसको त्याग चाहिए पड़ेगा, फिर कुछ शास्त्र चाहिए पड़ेंगे, फिर बनेगी एक मुत्तुस्वामी दीक्षित की मूर्ति। तो कर्नाटक की मूर्ति कैसे बनेगी त्रिमूर्ति की? तो त्याग, श्यामा शास्त्री और मुत्तुस्वामी दीक्षित के द्वारा बनती है। निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसके प्राप्तकर्ता को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतम नगद पुरस्कार दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है उच्चतम नगद पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा? तो ये है महात्मा गांधी पुरस्कार, जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है और इसमें सबसे ज्यादा राशि दी जाती है। महाराष्ट्र के बाहरी मराठी लोग का सबसे अधिक संकेंद्रण कहाँ पर है? तो यदि महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोगों का संकेंद्रण देखना है तो हमारे मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। मानव में
डैश हड्डियां होती हैं, तो मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 206, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनमें 300 के समथिंग होती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश डैश सबसे छोटा है, तो जो सबसे छोटा जिला है मध्य प्रदेश का कौन सा? दतिया। 2011 के अकॉर्डिंग है, अभी वर्तमान नहीं पूछ रहे हैं ये, यदि वर्तमान पूछे तो निवाड़ी आ जाता, लेकिन इन्होंने पूछा 2011 की गणना के अकॉर्डिंग सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है हमारा दतिया। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का व्हाइट सिटी कहा जाता है? तो राजस्थान की व्हाइट सिटी है कौन? उदयपुर। क्या है? उदयपुर है व्हाइट सिटी। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो हमारे भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो किनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो उनको नियुक्त करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। भोपाल वर्ष डैश में मध्य प्रदेश की राजधानी बना था। जब मध्य प्रदेश कब बना था? तो 1956 में बना था, तो हमारे भोपाल को राजधानी भी तभी बना दिया गया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक है तो भैया सबसे ज्यादा होगी तो वॉशिंगटन डीसी में उसका मुख्यालय बनाया गया है। जब चलिए हम इसको करते हैं अपने के क्वेश्चन को रिवाइज। पहला क्वेश्चन क्या था कि मांडू हिंडोला है ना, हिंडोला महल कहाँ पर है? तो हिंडोला महल है हमारे मांडू में। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है या कौन से स्थान पर है? तो 5वें स्थान पर आता है। हैदराबाद 2 राज्यों की राजधानी था, किन किन की था? तेलंगाना की और आंध्र प्रदेश की। सबसे नया रायपुर कहाँ पे बनाया गया है? नया रायपुर बनाया गया है छत्तीसगढ़ में। गांधी सागर जो बांध है वो चंबल नदी पर है, और इनकी नींव किसने रखी थी? तो इसकी नींव रखी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की दृष्टि से वन कितने क्षेत्रफल में पाए जाते हैं? तो वन जो पाए जाते हैं वो 30.72% पर पाए जाते हैं। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो स्वामी विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कल्पना चावला थी। भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत में 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, एक नारकोडम और एक वैरन, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी है हमारा वैरन। नाथुराम प्रेमी एक कवि हैं और एक डैश धर्म के प्रसिद्ध ज्ञानी थे, तो वो जैन धर्म से संबंधित थे। दो भारत की सबसे लंबी और सबसे गहरी पहाड़ियों में से एक आती है, तो वो है कौन सी? हमारी जयंतिया। भारत की विश्व का सबसे बड़ा सैन्य पूरे विश्व में सबसे बड़ा सैन्य बल किसके पास है? तो चीन के पास है, इसलिए तो बड़ा उड़ता है। कोयना जल विद्युत कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर बनाई गई है। संगमरमर की चट्टानें मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मिलते हैं। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्तियां कौन कौन बनाता है? तो त्रिमूर्तियों में आती हैं पहले हमारे श्यामा शास्त्री जी, कुछ त्याग करते हैं तो त्यागराज और मुत्तुस्वामी दीक्षित जी, लेकिन कौन नहीं आता? तो स्वाति तिरुनाल नहीं आते। हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है। सबसे ज्यादा राशि किस पुरस्कार में दी जाती है? तो वो है महात्मा गांधी पुरस्कार में सबसे ज्यादा राशि दी जाती है। महाराष्ट्र के बाहर मराठी लोग कहाँ पे सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? तो मराठी लोग महाराष्ट्र के बाहर मध्य प्रदेश में मिलते हैं। मानव शरीर में पाई जाती हैं हड्डियां 206। मध्य प्रदेश का 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो सबसे छोटा जिला था छत्तीसगढ़। राजस्थान का जो व्हाइट सिटी है उसे क्या कहा जाता है? तो व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर को। भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी कब बनाया गया था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था 1956 को। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय है हमारे वॉशिंगटन डीसी में। अब हो गया हमारा जीके कंप्लीट। अब हमारा टॉपिक है जनरल कंप्यूटर नॉलेज। पहला क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की क्या विशेषता होती है? जो हेक्साडेसिमल होता है इसकी नंबर विशेषता क्या होती है? इसमें हेक्साडेसिमल है ना, मतलब इसमें हमारे इस सिस्टम में 10 न्यूमेरिकल्स डिजिट होंगी जो कि हमारी 0 से लेकर कहाँ तक होती हैं? 9 तक होती हैं, है ना, और 6 अल्फाबेट्स दिए जाएंगे, मतलब ए से एफ तक अल्फाबेट दिए जाएंगे। पहला आंसर इसका सही है। फ्लो कंट्रोल का क्या उद्देश्य होता है? फ्लो कंट्रोल का उद्देश्य होता है इसमें सेंटर द्वारा जो प्रेषित डाटा होता है उसकी मात्रा को गवर्न करने हेतु रिसीवर के लिए माध्यम प्रदान किया जाता है। इसमें क्या होता है? सेंडर द्वारा प्रेषित डाटा की मात्रा को गवर्न करने के लिए रिसीवर के लिए माध्यम प्रोवाइड किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? फ्लो कंट्रोल कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या बर्ड
प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड को प्रोसेस करने वाला कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड परफेक्ट होता है, इजी वर्ड होता है और एमएस वर्ड होते हैं। ये सभी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एमएस वर्ड में हेडर और फुटर किस पेज पर डिफॉल्ट के आधार पर प्रिंट होते हैं, तो हमारे एमएस वर्ड में हेडर फुटर मतलब डिफॉल्ट में प्रिंट होते हैं, तो ये हमारे प्रत्येक पेज पर आधारित होते हैं, मतलब प्रत्येक पेज पर दिए रहते हैं। क्लाइंट के साथ मेल एक्सेस तब प्रारंभ होता है जब प्रयोक्ता डैश से ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। तो हमें क्लाइंट के पास मेल भेजना है और वो एक्सेस तब करना प्रारंभ कर सकता है जब प्रयोक्ता को डैश से ईमेल डाउनलोड करने की सुविधा होती है। तो वो क्या कर सकता है, ईमेल बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकता है। एमएस पावर पॉइंट में निम्न में से किसका प्रयोग स्लाइड बैकग्राउंड के रूप में किया जा सकता है, तो हम एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड के बैकग्राउंड को देखना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ग्रेडियंट कर सकते हैं, टेक्सचर देख सकते हैं और पिक्चर में भी डाल सकते हैं। मतलब उसमें बैकग्राउंड में हम क्या डाल सकते हैं, तो ग्रेडियंट्स डाल सकते हैं, टेक्सचर डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं। उपरोक्त सभी का प्रयोग हम कर सकते हैं बैकग्राउंड में। एमएस डॉस में केवल फाइल नेम एक्सटेंशन को वाइल्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाना है। आप किस कमांड का प्रयोग करेंगे, तो यदि हमें एमएस डॉस में फाइल का नेम डालना है, एक्सटेंशन को वाइल्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, dir/w का प्रयोग करना पड़ेगा। पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर द्वारा क्या परिभाषित किया जाता है, तो हमें हैंड आउट मास्टर का प्रयोग करके पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे भैया हम हैंड आउट का लेआउट करेंगे। हैंड आउट मतलब हैंड आउट का लेआउट, लेआउट ऑफ हैंड आउट कहा जाता है। एमएस एक्सेल में सेल में कमेंट्स रखना क्या कहलाता है, तो हमारे जो सेल है उसमें हमें कोई कमेंट रखना है तो हम क्या कर रहे हैं भैया, सेल टिप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल को टिप कर रहे हैं, सेल में कंटेंट रखना। सर्वाधिक सामान्य HTML लिस्ट्स होती हैं, जो HTML में जो लिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, तो ये होती हैं हमारी ऑर्डर्स लिस्ट होती हैं और रैंडम लिस्ट होती हैं। क्या होती हैं, जो सर्वाधिक HTML में लिस्ट होती हैं वो या फिर ऑर्डर में लिस्ट होंगी या फिर रैंडम लिस्ट होती हैं, दो प्रकार से लिस्ट होती हैं। निम्नलिखित में से क्या सबनेट 255, 255, 255 और 152 के लिए मान्य होस्ट रेंज के लिए आईपी एड्रेस 192, 168, 168, 188 रहता है। तो इसमें है 192, 168, 168, 129 और 191। इसका हम 92 ले लिया और ये ले रख लिया। कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं कंप्यूटर में, जो कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से पहले निर्मित कंप्यूटर्स कौन सा था। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन थी उसके पहले जितने भी कंप्यूटर थे वो कैसे थे, तो वो थे हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर। कैसे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर। एक्सेल 2007 के बाद के वर्जन में डाटा टाइप के तरह व्हाट इफ एनालिसिस फॉर्म करने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करना पड़ता है, तो जो एमएस एक्सेल है इसमें हम डाटा टाइप की तरह व्हाट इफ एनालिसिस परफॉर्म करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, डाटा टेबल बनानी पड़ेगी। गोल सीकर कर सकते हैं, गोल सीकर है ना, और सिनेरियो मैनेजर कर सकते हैं, सिनेरियो को मैनेज कर सकते हैं, गोल सीकर कर सकते हैं, डेटा की टेबल बना सकते हैं। उपयोग सभी कर सकते हैं। उनको डाटा को टेबल पर रख दो, गोल गोल करते और सिनेरियो बना दो, सिनेरियो कर लो, तो उस पूरा परफॉर्म कर सकते हैं हम व्हाट इफ एनालिसिस में। विंडोज नेमिंग सर्विस, विंडो नेमिंग सर्विस क्या होती है, तो विंडो नेमिंग सर्विस होती है आईपी एड्रेस के लिए कंप्यूटर नेम का निराकरण करती है। क्या करती है, जो आईपी एड्रेस होती है उसमें कंप्यूटर नेम का निराकरण कौन करती है, विंडो नेमिंग सर्विस। HTML में कमेंट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही HTML टैग है, तो हमें HTML में कमेंट करना है तो सबसे सही टैग क्या हो सकता है, /-and इसका प्रयोग करते हैं। लाइनक्स में आप फाइल IP चेंज 139 5i386r
PM कैसे इंस्टॉल करना है, तो यदि हमें अपने लाइनक्स में ये फाइल इंस्टॉल करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम करेंगे RPM-I iChains स्टार 1386 और RPM इसका प्रयोग करेंगे। लाइनक्स में आप अपने सिस्टम में नए यूजर्स कैसे ऐड कर सकते हैं, तो हमारे लाइनक्स है उसमें हमें नए यूजर्स को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र ऐड का प्रयोग कर लेंगे, जितने भी यूज़र हैं उनको ऐड कर लेंगे, ऐड यूज़र का प्रयोग कर लेंगे, या फिर लाइनक्स CONF का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। उपयोग हम तीनों मतलब का प्रयोग कर सकते हैं लाइनक्स में किसी भी यूजर्स को जोड़ने के लिए। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग हम करेंगे तो क्या होगा, तो यदि हम MS वर्ड में कंट्रोल प्लस होम का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंच जाएगा, होम में पहुंच जाएगा। सामान्य रूप से किसका प्रयोग प्रोसेसर स्पीड के मापन की इकाई के रूप में किया जाता है, तो सामान्य रूप से यदि हमारा कोई प्रोसेसर है उसकी स्पीड मापनी है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, तो गीगाहर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। PPP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को चिन्हित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है, तो PPP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को चिन्हित करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है, NCP का प्रयोग करते हैं, NCP का प्रयोग करते हैं PPP के लिए। MS वर्ड में कौन सी विशेषता क्लिपबोर्ड के कंटेंट को बिना किसी फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट के रूप में इंसर्ट कराने में सहायक होता है, मतलब हमारे क्लिपबोर्ड में कोई कंटेंट है उसको बिना किसी फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट के रूप में इंसर्ट कराना है तो हम क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल का प्रयोग करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक इंडेक्स के विषय में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य सही होता है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में इंडेक्स के विषय में सही रूप होता है कि यह डाटा स्ट्रक्चर होता है जो कि रिट्रीविंग डेटा की स्पीड को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, जो रिक्वेस्टिंग डाटा होता है, रिट्रीविंग डाटा होता है उसको स्पीड को बढ़ा देता है, रिट्रीविंग डाटा की स्पीड को बढ़ा देता है। MS एक्सेल 2007 में ऊपर दर्शन डैश में का प्रयोग करते हुए अनेक गणनाओं का फॉर्मूला में किया जा सकता है, तो हम किसका प्रयोग करके अनेक गणनाएं एक फॉर्मूले में कर सकते हैं, तो इसे कहा जाता है एरे फॉर्मूला। क्या कहा जाता है, एरे फॉर्मूला। MS वर्ड में कौन सी कमांड उन सभी फाइल को डिस्प्ले करता है जिनके नाम समान लेकिन एक्सटेंशन भिन्न भिन्न होता है, तो हमारे MS वर्ड डॉस में हम उन फाइलों को डिस्प्ले कर सकते हैं जिनका नाम समान है लेकिन जो उनका एक्सटेंशन है वो अलग अलग होता है, तो डायर नेम फाइल नेम कर सकते हैं, स्टार DIR फाइल नेम स्टार का प्रयोग इसमें कर सकते हैं। HTML DIV एलिमेंट क्या होते हैं, तो HTML DIV एलिमेंट होते हैं, ये हमारे दिखाता है क्या, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। क्या दिखाता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट को दिखाता है DIV। डेविल में क्या दिखता है, हमारा ब्लॉक, तो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट इसमें दिखते हैं। थोड़ा सा टफ है क्योंकि कंप्यूटर थोड़ा सा टफ ही आता है हमारे व्यापम में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या विशेषताएं होती हैं, जो हेक्साडेसिमल नंबर होता है इसमें 1 से लेकर 10 तक मतलब जो नंबर होते हैं वो उनकी संख्या कितनी होती है, 10 न्यूमेरिकल्स डिजिट होती हैं और 6 अल्फाबेटिकल्स का प्रयोग किया जाता है जो कि A से F तक होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्लो कंट्रोल का क्या उद्देश्य होता है, तो हमारा फ्लो कंट्रोल करना है, तो हमारे सेंडर ने तो बहुत सारे डाटा को सेंड कर दिया लेकिन जो रिसीवर होता है वो उसको क्या करता है, रिसीव करने के लिए एक माध्यम प्रोवाइड करता है जिसको क्या कहा जाता है, फ्लो कंट्रोल कहते हैं, कि मतलब ज़्यादा गबन करने के लिए कितनी मात्रा आए उसके पास, इसको क्या कहा जाता है, फ्लो कंट्रोल कहा जाता है। मतलब सेंडर द्वारा प्रेषित डाटा की मात्रा को गवर्न करने हेतु रिसीवर के लिए माध्यम प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो वर्ड को प्रोसेस करने के लिए हम वर्ड परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, इजी वर्ड का प्रयोग करते हैं, MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, उपरोक्त सभी का प्रयोग करते हैं। MS वर्ड में यदि हेडर फुटर लगाया गया है तो डिफॉल्ट वो कैसे आएगा, तो यदि हमने डिफॉल्ट किया है तो वो सभी पेज में दिखेगा, तो प्रत्येक पेज पर दिखाई देगा।
या फिर उसमें लग जाएगा अपने आप, है ना। क्लाइंट के साथ मेल एक्सेस तब प्रारंभ होता है जब हमें क्लाइंट के साथ मेल को मर्ज करना है या फिर एक्सेस करना है, तो हम उसे ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है। तो हम कहाँ पे से जो ईमेल होता है वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो हम मेल बॉक्स से कर सकते हैं उसको। MS पावर पॉइंट में किसका प्रयोग हम स्लाइड के बैकग्राउंड में कर सकते हैं, तो स्लाइड के बैकग्राउंड में हम क्या लगा सकते हैं, तो किसी भी ग्रेडियंट को लगा सकते हैं, टेक्सचर्स को लगा सकते हैं, पिक्चर को लगा सकते हैं, उपरोक्त सभी को आप प्रयोग कर सकते हैं। MS DOS में केवल यदि फाइल नेम और एक्सटेंशन को हमें वाइल फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब एक जो हमारे नाम है और उसका एक्सटेंशन है उसको वाइल फॉर्मेट में दिखाना है, तो हमें किस कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम कर देंगे dir/w का प्रयोग कर देंगे, भैया हमें दिखा दो, राइट, तो वो दिखा देगा। पावर पॉइंट में हैंड लेआउट मास्टर का क्या परिभाषित करता है, तो हैंड लेआउट करता है हमारा हैंड आउट और हैंड आउट का लेआउट करता है। MS एक्सेल में सेल में जो कंटेंट रखा रहता है उसे क्या कहा जाता है, या फिर कमेंट करना क्या कहलाता है, तो हमारे सेल में जो कमेंट करना कहलाता है वो उसमें क्या करना, सेल में टिप करना। सर्वाधिक सामान्य HTML जो लिस्ट होती हैं वो क्या होती हैं, तो लिस्ट दो प्रकार से बनाई जाती हैं, एक तो ऑर्डर लिस्ट होगी या फिर रैंडम लिस्ट होगी। ये कुछ दिया है जो कि क्वेश्चन हमें नहीं समझ में आया। फर्स्ट जनरेशन के पहले कंप्यूटर जो पहले निर्मित होते थे वो कौन से थे, तो वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंप्यूटर थे। MS एक्सेल में डाटा टैब के तहत व्हाट इफ एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमें किसका प्रयोग करेगा, व्हाट इफ एनालिसिस का प्रयोग करने के लिए हम डेटा टेबल का प्रयोग कर सकते हैं, गोल सीकर का प्रयोग कर सकते हैं और सिंक्रोनाइज मैनेजर का प्रयोग करते हैं, उपरोक्त सभी का करते हैं। विंडो नेमिंग सर्विस क्या होती है, तो विंडो नेमिंग सिस्टम क्या होती है, एक IP एड्रेस के लिए कंप्यूटर नेम का निराकरण करती है। कंप्यूटर जो नेम है वो IP एड्रेस के लिए बताती है, IP एड्रेस के लिए कंप्यूटर नेम का निराकरण करती है। HTML में कमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यदि हमें HTML में कमेंट करना है तो हमें पहले ग्रेटर देन, फिर इसका एंड का प्रयोग करते हैं, सीधी बात। लाइनक्स में क्या फाइल, ये भी छोड़ो मुझे नहीं आ रहा समझ में। लाइनक्स में मतलब ये क्वेश्चन अपन ना जब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे ना तब कंप्लीट करेंगे, है ना, ये वाले क्वेश्चंस। लाइनक्स में आप अपने कंप्यूटर में नए यूजर्स को कैसे ऐड कर सकते हो, तो यदि हमें नए यूजर को ऐड करना है हमारे लाइनक्स में, तो हम क्या कर सकते हैं, यूजर ऐड का प्रयोग कर सकते हैं, ऐड यूजर का प्रयोग कर सकते हैं, लाइनक्स कॉन एफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि हम MS वर्ड में कंट्रोल+ होम का प्रयोग करते हैं तो हमारे वो जो कर्सर है वो होम पेज पर या फिर प्रारंभ में चला जाएगा डॉक्यूमेंट के। सामान्य रूप से किसका प्रयोग प्रोसेसर स्पीड के मापन करने की गति होती है, तो प्रोसेसर की जो मापन करने की गति होती है वो होती है गीगाहर्ट्ज। PPP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को चिन्हित करने के लिए हमें किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम PPP नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल को चिन्हित करना है तो हम क्या करेंगे, NCP का प्रयोग करते हैं। किसी विशेष क्लिपबोर्ड के कंटेंट को बिना किसी फॉर्मेट के उसके टेक्स्ट में रूप में इंसर्ट करना है, तो जैसा वो है वैसा ही हमें उसके फॉर्मेट को इंसर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, पेस्ट स्पेशल करना पड़ता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक इंडेक्स में से कौन सा सत्य होता है, तो हमारी इंडेक्स होती है वो क्या होती है, यह एक डेटा स्ट्रक्चर होती है जो कि रिट्रीविंग डाटा की स्पीड को बढ़ाता है। क्या करता है, यदि हम इंडेक्स में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंडेक्स में क्या करता है, उसके लिए क्या सत्य है, तो यह डाटा के स्ट्रक्चर होता है जो कि रिट्रीविंग डेटा की स्पीड को बढ़ा देता है। 2x मतलब MS एक्सेल 2007 में ऊपर का जो उपयोग किए जाने वाले गणना का एक फॉर्मूला होता है उसे क्या कहा जाता है, तो ऊपर प्रयोग करने वाले अनेक गणना एक फॉर्मूले में की जा सकती है, उसे कहा जाता है रेले फॉर्मूला। MS वर्ड का कौन सा कमांड है जो कि उन सभी फाइलों को डिस्प्ले करता है जिनका नाम समान है लेकिन उनका एक्सटेंशन है वो भिन्न है, उनको डिस्प्ले करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, dir फाइल नेम स्टार का प्रयोग करते हैं। HTML div एलिमेंट क्या होता है, तो div एलिमेंट होता है हमारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट। इनके साथ हमारी रीजनिंग हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्या अपना मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट का,
एक संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक मानव, वित्तीय और भौतिक संसाधनों को प्राप्त करना, संगठित करना किस कार्य की श्रेणी में आता है? तो किसी भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, उन्हें आवश्यक वित्त चाहिए, मानव चाहिए, भौतिक संसाधन प्राप्त करने हैं और उन्हें संगठित करना है। तो ये क्या कार्य होता है? ये होता है भैया हमारा आयोजन या फिर ऑर्गेनाइजिंग होता है। तेजी से बढ़ते हुए उपभोक्ता वस्तुओं को पहचानिए। जो तेजी से बढ़ रही है, वो जल्दी जल्दी हम उनको उपभोग करते हैं, तो वो क्या होती है? कार तो हम एक बार खरीद ली, 10-15 साल के लिए फ्री। साइकिल खरीद ली, जिंदगी भर के लिए फ्री। सिलाई मशीन खरीद ली, जब तक खराब नहीं होती तब तक चलेगी। लेकिन केचप, सॉस जो होता है वो हर 2-3 महीने में या हर 1-2 महीने में आपको खरीदना पड़ता है। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के कितने स्रोत का प्रयोग किया जा सकता है? तो हमें यदि वित्तीय का प्रभावन क्षमता बतानी है तो हमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? पूंजी के स्रोत तो हमारी ऋण पूंजी इसका मुख्य उद्देश्य हो सकती है। डैश पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों के आशानुरूप कुल आय को विचार में रखता है। तो हमारे पूरे जीवन में निवेश प्रस्ताव को आशानुरूप कुल आय के रूप में रखता है, तो वो होती है हमारी प्रतिफल की औसत दर। प्रतिफल की औसत दर एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह श्रेणी का व्यापार इकाई है, वो संक्षिप्तः कितने व्यापार का हिस्सा होता है? तो हमारे तेजी से व्यापार बढ़ रहा है, पूरा बाजार बढ़ रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसा मार्केट है या फिर कंपनी है जो कि एक्स चिन्ह के साथ हमारे व्यापार कर रही है, तो वो क्या होगी? तो भैया वो छोटा सा अल्प मार्केट ही ले पाएगी। तो कितना हिस्सा होता है? अल्प बाजार का हिस्सा अपने पास रखती है। प्रतिपूरक का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार एक पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, जो कि कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उसके नियमित वेतन के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है? तो हम अपने कर्मचारी को उसके कार्य से खुश होकर, मतलब प्रतिपूरक होता है ना, प्रतिपूर्ण होता है, कर्मचारी को उसके वेतन के अतिरिक्त देते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोत्साहन राशि कहा जाता है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सा कौशल ज्ञान और दक्षता में अधिग्रहण से संबंधित होता है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि कौशल ज्ञान और दक्षता में अधिग्रहण होता है? तो ये होती है हमारी तकनीकी कौशल। निम्नलिखित भूमिका में कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई निर्णायक भूमिकाओं की श्रेणियों में नहीं आती? तो निर्णायक कौन सी भूमिका नहीं होती? तो अव्यवस्था का संचालन करता है, संसाधनों का संभालन करता है, वक्ता होता है, लेकिन कभी प्रवक्ता नहीं होता या फिर स्पीकर पर्सन नहीं होता। विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करना किस कार्य के अंतर्गत आती है? तो किसी भी गतिविधियों को पूरा करना है तो हम अपने अधीनस्थ जो व्यक्ति होते हैं उनको ऑफिशियल, अनौपचारिक नहीं औपचारिक, हाँ ऑफिशियल अधिकार दे देते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यायोजन कहा जाता है या फिर डिलीजेंस कहा जाता है, डेलीगेशंस कहा जाता है। विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है और उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजनाओं को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार का संगठन क्या कहलाता है? तो एक ऐसा संगठन है जिसमें हम कार्यात्मक विभागों में विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार कर रहे हैं, मतलब जितने भी विशेषज्ञ हैं एक संगठन के द्वारा तैयार कर रहे हैं, उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या अधिक परियोजनाओं को सौंप रहे हैं। इस प्रकार के संगठन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मैट्रिक्स संगठन। निम्नलिखित में से किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य अन्य उम्मीदवारों को छांटने का होता है जो कि स्पष्ट कार्य के लिए अयोग्य हैं? जो व्यक्ति स्पष्ट काम के लिए अयोग्य हैं तो वो क्या हो रहा है भैया? ये हमारी सबसे पहले प्रारंभिक साक्षात्कार है। हमने पूछ लिया भैया आपकी डिग्री कौन सी है, तो आपने बोला इंजीनियरिंग की है हमने, लेकिन हमें चाहिए है 8 वाला पर्सन, तो हम तो आपको पहले ही भगा देंगे ना। तो प्रारंभिक साक्षात्कार इसके अंतर्गत आता है। HRM में निम्नलिखित तत्वों में से कौन से तत्व का एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है? तो HRM निम्नलिखित तत्वों में से एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो ये होता है उसके मानव संसाधन सूचना प्रणाली का, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग किया जाएगा? तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का प्रयोग किया जाएगा। डैश के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है, तो किसके लिए वित्तीय रिपोर्ट देनी अनिवार्य होती है? जो हमारे पब्लिक लिमिटेड कंपनियां होती हैं, जो पब्लिक के लिए होती हैं, उनको अपना वित्तीय विवरण देना जरूरी होता है। स्वतः वित्तीयन डैश को सम्मिलित करता है। जो स्वतः वित्तीयन होता है वो किससे प्रभावित होता है? तो देनदारी लेखे होते हैं उसमें, किसमें होते हैं वो? स्वतः वित्तीयन, तो हमने दे दिया। अकाउंट्स
पेबल होते हैं, क्या होती हैं, देनदारियां होती हैं। बाजार मुद्रा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, तो बाजार मुद्रा बाजार में म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, ये एक ऐसी कंपनी होती है जो लोगों के पैसे रखकर खुद शेयर में लगाते हैं ना, और उनको कुछ प्रॉफिट दिलाते हैं। तो ये एक ऐसी एजेंसियां होती हैं जो कि धन बाजार उपकरणों से अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्तियों और छोटे व्यापार को सक्षम करती हैं। मतलब आपके पास पैसा है लेकिन आप शेयर बाजार में नहीं लगा सकते, तो हाँ, आप हम मुझे दे दो, आपके पैसे हम लगाएंगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के निवेश करवाते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं। क्वेश्चन ये दिया है, संलग्न आकृति में विभिन्न विभागों के साथ साथ एक बहु उत्पाद संगठन की संरचना को प्रस्तुत किया गया है। इसे हम कह सकते हैं कि यह क्या है, तो ये जो स्ट्रक्चर दिया गया है ये क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है हमें मैट्रिक्स संगठन, क्योंकि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, रिसर्च हो रही है, इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, सेल्स हो रही है और फाइनेंस हो रही है, मैनेजमेंट की करना है इन सबका। तो ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है, मैट्रिक्स संगठन कहलाता है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है, तो संघर्ष प्रक्रिया में हमें संघर्ष कब दिखेगा, तो हमें उसके व्यवहार में ये दिख जाएगा, उसके बिहेवियर में दिखता है। प्रभावशीलता किससे संबंधित होती है, तो जो हमारी प्रभावशीलता होती है वो दिखती है लक्ष्य उत्पत्ति में। जो कि प्रभावशीलता है वो किस में दिखाई देती है, उसकी लक्ष्य उत्पत्ति में दिखाई देती है। सकल लाभ बिक्री घटाव होता है, तो सकल लाभ क्या होता है, हमें बिक्री में से क्या घटाना पड़ेगा, तो बिक्री में से घटाना पड़ेगा विक्रय का माल की लागत। कॉस्ट ऑफ, हमने जितना भी कॉस्ट सेल करने के लिए बेचा है, तो हमारा सेल करने के लिए हमें जितना खर्च किया है, विक्रय में जितना भी हमने लागत लगाई है, उसको हम बिक्री घटाव से हटा देंगे, तो हमारा क्या निकल आता है, सकल लाभ निकल आता है। सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है, सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना, मतलब हम जितने भी लेन देन कर रहे हैं उसमें हम लागत का लेखांकन कर रहे हैं, बाजार मूल्य पर नहीं करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, लागत अवधारणा कहलाती है। हमने लेन देन का अभिलेखन कर लिया और बाजार मूल्य पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जितना हमने किसी चीज को हमें बेचना है, हमने जितनी लागत लगाई है हम उतना ही देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाती है, लागत अवधारणा के अंतर्गत आता है। विक्रय सामग्री की लागत क्या होती है, तो जो विक्रय सामग्री होती है उसकी लागत होती है प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदारी, मतलब हमने कितना खरीदा है, फिर माइनस अंतिम स्टॉक और प्रत्यक्ष लागत। ये हमारी विक्रय सामग्री की लागत होती है कि हम अपनी सामग्री को कितने में बेचेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमने कितने में खरीदा, उसमें हमने कितनी लागत लगाई, अंतिम स्टॉक क्या था, तो वो प्रत्यक्ष लागत के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक स्टॉक, अरे ये तो वही था ना, BRS को डैश के लिए तैयार किया जाता है। तो BRS जो होता है वो क्यों तैयार किया जाता है, तो रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच में अंतर के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए हम BRS का प्रयोग करते हैं। तो BRS का निर्माण क्यों किया जाता है, तो यह रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच के अंतर को सामंजस्य स्थापित करती है। भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद एवं पारिस्थितिकी सुरक्षा उत्पादों एवं गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जो विपणन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद पारिस्थितिकी सुरक्षित उत्पादों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम जो विपणन करते हैं उसे कहा जाता है हरित विपणन। एक व्यापार एक वर्ष में राजस्व कमाता है 2,40,000 रुपए और सकल लाभ कमाता है 60,000 रुपए। तो सकल लाभ अनुपात क्या होगा, तो हमारा लाभ हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना 25% आ जाएगा। 25% उसने लाभ कमाया। चलिए हम इनको करते हैं फिर से रिवाइज क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन क्या था कि यदि एक संगठन है वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव वित्तीय भौतिक संसाधनों को प्राप्त करने के लिए संगठित करता है, तो ये किस कार्य के अंतर्गत आता है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मानव जोड़ना, वित्त का प्रबंधन करना, संसाधन का प्रयोग करना और उनको संगठित करना, ये होता है उसका आयोजन या फिर ऑर्गेनाइजिंग। तेजी से बढ़ती हुई उपभोग वस्तु कौन सी होगी, तेजी से बढ़ती हुई उपभोग वस्तु हो सकती है हमारी केचप सॉस। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी किस स्रोत का प्रयोग कर सकती है, तो पूंजी को हमें प्रभावशाली बनाना है तो उसकी क्षमता के लिए हम किस पूंजी का प्रयोग करेंगे या फिर स्रोत क्या हो सकती है, तो ऋण पूंजी स्रोत हो सकती है। पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्तावों से आशारूप
कुल आय को विचार में रखा जाता है। कैसे रखा सकता है? पूरे जीवन काल में निवेश प्रस्ताव में आशा अनुरूप कुल आय को विचार में रखते हैं हम। कैसे? ये होती है हमारी प्रतिफल की औसत दर। क्या होती है? प्रतिफल की औसत दर के रूप में रखते हैं। एक तेजी से बढ़ते बाजार में प्रश्न चिन्ह वाला कोई व्यापार है, वह बाजार का कितना हिस्सा अपने पास रखता है? तो वो अपने पास रखता है अल्प बाजार का हिस्सा अपने पास रखता है। परिपूर्ण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है जो कि एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता है? कर्मचारी व्यक्तिगत निष्पादन के आधार पर उनके नियमित वेतन के अतिरिक्त दिया जाता है, तो इसे कहा जाता है प्रोत्साहन राशि। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में कौन सा कौशल है या ज्ञान या दक्षता है जो कि अधिग्रहण से संबंधित है? तो अधिग्रहण से संबंधित है हमारी तकनीकी स्किल। अब आते हैं विभिन्न भूमिका के लिए कौन सी भूमिका प्रबंधक द्वारा निभाई गई भूमिकाओं में से एक नहीं होती? तो प्रबंधक क्या क्या निभाता है? अव्यवस्था का संचालन करता है, संसाधनों का संभाजन करता है और वक्ताकार होता है, लेकिन प्रवक्ता नहीं होता। विशिष्ट गतिविधियों को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार और जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य करता है। तो ऐसे कौन सी गतिविधि होती है जो कि गतिविधि को पूरा करने के लिए एक अधीनस्थ व्यक्ति को औपचारिक अधिकार एवं जिम्मेदारी प्रदान करने का कार्य करती है? तो ये कहलाता है प्रत्यायोजन करना। विभिन्न कार्यात्मक विभागों से विशेषज्ञों को एक संगठन द्वारा तैयार किया जाता है। उन्हें परियोजना प्रबंधकों के नेतृत्व में एक या एक से अधिक परियोजना को सौंप दिया जाता है। इस प्रकार के संगठन को क्या कहा जाता है? मतलब पहले हम उनको ट्रेनिंग दी, फिर उनके लिए अलग अलग प्रकार के प्रबंधकों के नेतृत्व में अलग अलग कार्य दिए, परियोजना सौंप दी, तो उसको कहा जाता है मैट्रिक्स संगठन। किस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य आवेदकों को छांटना होता है? तो हम आवेदकों को कब छांट देते हैं? प्रारंभिक जो साक्षात्कार होता है उसी में छांट देते हैं। HRM में जो तत्व होते हैं उसका एक संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो किस तत्व का प्रयोग संगठन में प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग होता है? तो मानव संसाधन सूचना प्रणाली में इसका प्रयोग किया जाता है। डैश के लिए वित्तीय रिपोर्ट देना अनिवार्य होता है। तो वित्तीय रिपोर्ट किसको देना अनिवार्य होती है? पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को। स्वतः वित्तीयन किस में शामिल होता है? तो स्वतः वित्तीयन जो होता है वो देनदारी लेखी में सम्मिलित होते हैं। मुद्रा बाजार में जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या होते हैं? तो म्यूचुअल फंड एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि धन बाजार उपकरणों में अप्रत्यक्ष रूप से निवेश करने के लिए व्यक्ति और छोटे व्यापारों को सक्षम करती है। अब इसमें कुछ आकृतियां दी गई हैं जिसमें उनके विभाग दिए गए हैं और उनके उत्पादन के संगठन की संरचना दी गई है। तो ये कौन सा बता रहे हैं? तो ये बता रही हैं हमें मैट्रिक्स संगठन का रूप बता रही हैं। संघर्ष प्रक्रिया, संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है? तो हमें संघर्ष कब दिखता है? उनके व्यवहार में दिखता है। प्रभावशीलता किससे संबंधित होती है? जो हमारी प्रभावशीलता होती है वो उसके लक्ष्य उत्पत्ति में दिखाई देती है, कितना प्रभावशाली है उसकी लक्ष्य की उत्पत्ति। सकल लाभ और बिक्री घटाव क्या होती है? तो हमें सकल लाभ निकालना है तो हमें उसकी बिक्री घटाव क्या घटाना पड़ेगा? तो माल जो विक्रय माल है उसकी लागत को घटाना पड़ेगा। विक्रय माल की लागत को हम बिक्री घटाव से घटा देते हैं तो हमारा सकल लाभ निकल आता है। सभी लागत पर लेन देन का अभिलेखन करना और बाजार मूल्य पर नहीं करना क्या कहलाता है? तो यदि हमने लागत पर लेन देन पर उसका बाजार मूल्य अभिलेखन किया है ना कि बाजार मूल्य पर, तो इसे क्या कहा जाता है? लागत अवधारणा कहा जाता है। विक्रीय सामग्री की लागत कितनी होती है? तो विक्रीय सामग्री की लागत होती है उसके प्रारंभिक स्टॉक प्लस खरीदी माइनस अंतिम स्टॉक प्लस प्रत्यक्ष लागत। BRS किसके लिए तैयार किए जाते हैं? तो जो BRS होते हैं वो रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच का अंतर का सामंजस्य होता है। BRS क्या होता है? रोकड़ बही और बैंक पुस्तिका के बीच का अंतर। भौतिक पर्यावरण के लिए फायदेमंद, पारिस्थितिक सुरक्षा, उत्पादों और गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम विपणन करते हैं। तो प्रकृति को बढ़ा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हरित विपणन करते हैं। यदि हमने किसी व्यापार में प्रतिवर्ष राजस्व का 2,40,000 रुपए कमाया, उसमें हमें लाभ हुआ 6 लाख रुपए 60 लाख रुपए नहीं 60,000 रुपए, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ? तो 25% का प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातावरण निगरानी पर जोर देता है। ऐसा कौन सा है जो कि वातावरण निगरानी पर जोर देता है, कार्यनीतिक योजनाओं के प्रभाव का आकलन करता है तथा आवश्यकता अनुसार उन परियोजना में परिवर्तन करता है? तो ये कौन होता है? रणनीति नियंत्रक होता है। मतलब हमारे वातावरण में पूरी निगरानी रखेगा,
और उनकी कार्य योजनाएं देखेगा कि ये काम हो रही हैं, प्रभावी हैं या नहीं, और उनमें यदि नहीं होंगी तो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर देगा। तो ये कौन होता है? रणनीतिक नियंत्रण होता है, जो कि स्ट्रेटेजिक कंट्रोलर होता है। इसके साथ हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा है तो प्लीज़ गाइज पहले वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने प्यारे फ्रेंड्स से कहें कि सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे।